ये हो गया। अच्छा, ये मतलब मालिक तो समझता है ना? अरे सब जगहों का ही हाल है। आओ बैठो, चलो शुरू करो फटाफट। हाँ जी, आज के हमने जो डालने थे संदेश फिर रह गए। जी, संगठन मंत्र आता है वेद प्रकाश जी आपको? तो देखना पड़ेगा मुझे। इतिहास के बिना अभी देखते हैं, पिछली बार भी हमने डाली तो थी। हाँ आगे करो शुरू, करो करो। जय श्री राम जी, आओ। जय श्री राम भाई साहब। आइए आइए, फटाफट बैठिए, शुरू हो गया है बस। अच्छा, वो टिकट देख लो। अपने मटेरियल ऑन कर लीजिए, थोड़ा सा शुरू करें? शुरू करिए, पीछे बोलिए। चलिए। ओम संगच्छध्वं ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संवदध्वं संभो मनासि जानता संभो मनासि जानताम् देवा भागे यथा पूर्वे देवा भागं यथा पूर्वे संजाना उपासते संजनाना उपासते समानो मंत्र समिति समानी समानो मंत्र समिति समानि समानं मनः स चित्तमेषां समानं मनस चित्तमेषां समानं मंत्रमभि समानं मंत्रं हि मंत्रियेव मंत्रियेव समानेन वो हविषा जुहोमि समानेन वो हविषा जुहोमि समानिव आकृति समानिव आकुति समानार्दयानिव समाने अर्धाविव समानमस्तु वो मनो समानमस्तु वो मनो यथा वः स्वसाहसति यथा वः सुसहासति। ओम शांति शांति शांति। थोड़ा अर्थ बोल दीजिए। संगठन मंत्र का अर्थ, पग से पग मिलाकर चलो, स्वर से स्वर मिलाकर बोलो। तुम्हारे मन में समय ज्ञान हो। पूर्व काल में जैसे देवों ने अपना भाग प्राप्त किया, एक साथ मिलकर बुद्धि से कार्य करने वाले उसी प्रकार अपना अपना अभीष्ट प्राप्त करते हैं। दूसरे श्लोक का अर्थ है, मिलकर कार्य करने वालों का मंत्र समान होता है, चित्त सहित इनका मन समान होता है। मैं तुम्हें मिलकर समान निष्कर्ष पर पहुंचने की प्रेरणा देता हूँ, तुम्हें समान भोज प्रदान करता हूँ। तीसरा श्लोक, हम सभी के संकल्प एक समान हो, हम सभी के हृदय की इच्छाएं एक समान हो, हम सभी के विचार एक समान हो, जिनसे हम सब में पूर्ण समरसता आए। ओम शांति हो, ओम शांति हो, ओम शांति हो। बहुत सुंदर। बताइएगा मैं सर क्या एजेंडा है? दिलीप जी आप एजेंडा निकाल लीजिए, मैसेज में क्या क्या डालना हुआ? एजेंडा है अपने बैठक की गुणवत्ता को नहीं बढ़ाना। नहीं, अभी उसके बाद में क्या रह गया? अभी हो गया ना संगठन मंत्र, इसके ऊपर आप क्या करना है? संगठन की बैठक की चर्चा हुई, विजया दशमी में होने वाले पद संचालन, शस्त्र पूजन, हिंदू प्रचार, ये सब है। तो चर्चा बिंदु है। हाँ, हमने फॉर्मेट बैठक की गुणवत्ता और संख्या पर ध्यान देना। फॉर्मेट नहीं, फॉर्मेट भूल गए। चलो कोई नहीं, अभी फॉर्मेट को समाते हैं, पहले परिचय से शुरू करते हैं। नाम काम दाम एक बार बताएंगे, जिनका रह जाएगा वो बाद में बोलेंगे। आपसे शुरू करते हैं। माइक ले लीजिए, माइक लेके बताएंगे तो अच्छा लगेगा। हाँ जी, बस ऐसे लगाने की जरूरत नहीं, ऐसे हाथ में पकड़ लीजिए। भाई साहब सबको राम राम। वेद प्रकाश द्विवेदी नाम है, अर्जुन शाखा से हूँ और निवास है वैशाली सेक्टर 6 में। कार्य क्या है आपका? मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ एज ऑपरेशन हेड। किस तरह की कंपनी है? डिफेंस से काम करते हैं, गवर्नमेंट के वो टेंडर वगैरह उसमें काम करते हैं। बहुत सुंदर। कहाँ ऑफिस नहीं है? पटपड़गंज में। पटपड़गंज, ठीक है। भाई साहब माइक ले लीजिए। चल रहा है कि नहीं? देखो ग्रीन लाइट का निवासी हूँ। ग्रीन लाइट है इसमें। इधर तो इधर, हाँ दबा के रखो, इसे दबा के रखिए। अब चल गया। आगे मेरा नाम दिलीप है, सेक्टर 4 का निवासी हूँ, अर्जुन सागर का स्वयंसेवक हूँ। निजी व्यवसाय है, अपनी आईटी के रिलेटेड वर्क करता हूँ। हो गया कोई? आप बोलिए। नहीं वो चलेगा, ये हो जाए। नहीं मतलब वो दोबारा से बोलना चाहते अच्छा हाँ दोबारा बोल लो, आप दोबारा बोलो, आप दोबारा बोलो। वेद प्रकाश द्विवेदी नाम है मेरा, अर्जुन शाखा से हूँ, मैं स्वयंसेवक हूँ। निवास मेरा वैशाली सेक्टर 6 में है और मेरा एक प्राइवेट कंपनी में जॉब है
पड़पड़गंज में ऑफिस है। बस जी नमस्कार, हमारा नाम नितिन प्रताप सिंह है। मूल निवास नंगला उसाली, डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद, और यहाँ पे निवास ब्रह्मपुत्र लेन सेक्टर 5 में है। और हमारा व्यवसाय या हमारा कार्य है भक्तिभारत.com और मोबाइल ऐप है जिसमें भक्ति के बारे में इंफॉर्मेशन है। धन्यवाद। मेरा नाम वरुण कुमार है। सेक्टर 4 में अपना व्यवसाय भी है और अपना निवास भी है। ऑर्गेनिक फूड्स का अपना निजी व्यवसाय है और समाज सेवी के रूप में कार्यरत रहते हैं। हाँ जी, अगला क्या है जी? अब आपने बताया आपके वाला है, वो यही हमें डिस्कस करना इनका है। है, पहले इनका हो जाए। आप भी तो लेकर आए होंगे आज कुछ लाए हो मंदिर के बारे में डाटा, कानांश है वो हमारा। हाँ, मंदिर के बारे में डेटा है। बताइए, श्राद्ध के बारे में बताइए कुछ। श्राद्ध के बारे में आपका तो मेन सेगमेंट है, उसमें ऐसे कैसे कर देंगे? आज जैसे ये आज के दिन जो हमारे विश्वकर्मा जी हैं वो विश्वकर्मा जयंती है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और जो शिव महापुराण की जो कथा थी उसमें जो हमारी प्रश्नोत्तरी थी जी, उसमें एक क्वेश्चन भी था जी कि जब जो हमारे लंका रावण, हाँ, अरे यार, विश्वकर्मा जी कुबेर विश्वकर्मा जी ने लंका का निर्माण किया था पार्वती जी के कहने पर। वैसे ही श्री कृष्ण भगवान के आह्वान पे हमारे इंद्रप्रस्थ का निर्माण भी क्या बात है, बहुत बढ़िया निर्माण कराया था। बहुत तो अब ये निर्माण है जब कराया था तो वो कहीं ना कहीं रुके होंगे। इंद्रप्रस्थ का भगवान कृष्ण ने आदेश दिया था विश्वकर्मा जी को। बहुत बढ़िया। तो खांडव वन को इंद्रप्रस्थ बनाने का कार्य था। तो वो अब कहीं तो रुके ही होंगे दिल्ली एनसीआर में। तो दिल्ली एनसीआर में जिस जगह वो रुके थे तो अभी वो मंदिर आपका नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के जस्ट बगल में है। अरे वाह, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के जस्ट बगल में है, पहाड़गंज साइड में। हाँ, पहाड़गंज साइड में। अच्छा। तो वहाँ मंदिर में अगर आप जाओगे तो उसकी महिमा के बारे में आपको जरूर बताया जाएगा। और वहाँ एक पुराना मतलब जिस टाइम विश्वकर्मा जी थे वहाँ पे तो वहाँ का वो कुआं भी अवेलेबल है, लेकिन जब से मेट्रो बनी है तो वो कुआं का पानी सूख गया है, तो वहाँ पर उन्होंने उस पर बोरवेल स्टार्ट किया है। बहुत बढ़िया। अच्छा, तो आप अगर महाभारत टाइम के मंदिरों को घूमना चाहेंगे और विश्वकर्मा जी का अगर मंदिर घूमेंगे तो वहाँ आपको मंदिर मिल जाएगा। बहुत बहुत। तो विश्वकर्मा दिवस जो है वो सभी श्रमिक मनाते हैं जो तकनीकी से भी रिलेटेड है, क्योंकि वज्र का निर्माण करवाने में और ये सारे जो शनि का जो दंड था जी उसका निर्माण करने में भी विश्वकर्मा जी का ही योगदान था। मतलब उन्होंने मतलब जहाँ भी टेक्नोलॉजी तकनीकी ये सब कुछ आता है वहाँ विश्वकर्मा जी हाँ बहुत बढ़िया। जय श्री राम जी। आपका काम हमने किया, देखो आज बस आज हमारे वाला फोन लग गया वहाँ पे। लो जी, बहुत बढ़िया। आगे देखो, मैं 2 फोन ले आया। इस तरह विश्वकर्मा जयंती पे विश्वकर्मा मंदिर के बारे में आपको जानकारी मिली। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, धन्यवाद। ठीक है जी। तो विश्वकर्मा जयंती जो थी उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा भाई साहब ने बताया बहुत बढ़िया है। अब आते हैं अगले एजेंडा में। ऊपर एजेंडा ढूंढ लो, इतना हमारा फॉर्मेट जो है वो ढूंढ लिया करें। आप इसमें बताइए अब चर्चा की बैठक की गुणवत्ता और वो हमने क्या साहब क्या किया है क्या नहीं किया है वो बताइए एक बार। पिछली बार क्या निर्णय लिया था? निर्णय ये लिया था हर कोई आदमी अपने 3-4 लोगों से संपर्क करेगा और उस मीटिंग के बारे में चर्चा करेंगे और उसके रिलेटेड जो भी हम अगर उनको प्रेरित करेंगे कि आने के लिए, तो मैंने करीब 4 लोगों से की है संपर्क किया। क्या नाम रहेगा? और नाम तो पूरे पार्टनर लोग अपने हैं, लेकिन अभी मैंने उससे पीयूष से ही कहा था कि आप अभी 9 बजे स्टार्ट होने वाली है। ठीक, तो आपका वेलकम है और आके अच्छा लगेगा आपको होगा। और राजीव जी को भी बोला था। ठीक, तो अभी जो निर्णय हमने लिया कि किसी भी संगठन के अंदर उसको मजबूत बनाने के लिए संख्या का अच्छा होना और बैठक की जो समय सारणी है उसके अनुसार उसकी गुणवत्ता, जो चर्चा बिंदु है, इनका मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। तो गुणवत्ता तो पिछली बार में हमारी बैठक बहुत उच्च कोटि की रही थी, जो हमारा फीडबैक था।
तो गुणवत्ता पे तो हम काम कर रहे हैं, संख्या पक्ष पे काम कर रहे हैं। तो निर्णय ये लिया था कि हर एक जो हमारे में से कार्यकर्ता है वो 5-5 लोगों को एक सप्ताह में फ़ोन करेंगे और कोशिश करेंगे संख्या बढ़ाने की। तो जैसा दिलीप जी ने बताया, और उन 5 के नाम डालेंगे, तो मेरे द्वारा डाले गए थे इस बार ग्रुप में, तो मैंने उसी समय उन 5 को फ़ोन भी कर दिया था। अब थोड़ा सा दोबारा जो है संपर्क करने में तो वह 1-2 बार है, इस हफ्ते भी उन्हीं 4-5 को दोबारा संपर्क करना, अपने 5 बंधुओं का एक ऐसा गठ बना लेना, एक ऐसा ग्रुप बना लेना जिनको हफ्ते में एक बार आपने टोकना है। इस बार नहीं आएंगे, अगली बार आएंगे, अगली बार नहीं आएंगे, अगली बार आएंगे, है कि नहीं? ये तो देखेंगे ना कि भैया हर हफ्ते मेरे पास फोन आता है, तो कब तक जुड़ रहेंगे? तो ऐसे करके ही संगठन को मजबूत करना, तो ये अपना मेन कार्य है। ठीक है। दूसरी बात, भाई साहब भी आज पहली बार आए हैं, हल्का सा एक बार जो है रिवीजन कर लेते हैं दोबारा से। जो वैशाली धर्म संवर्धन समिति है, इसको क्यों बनाया गया, इसके क्या उद्देश्य हैं? आप नए आए हैं, आप बताएं, आपने इसके बारे में कुछ जानो कि क्या कार्य करती है समिति, क्यों आवश्यकता है, अगर नहीं होगी तो क्या आफत आ जाएगी, ये बताइए। माइक लेकर सौरभ जी चल, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि इसका उद्देश्य है सनातन धर्म का प्रचार करना और सभी हिंदुओं को एक करना। ठीक। कि जहाँ किसी भी हिंदू को किसी चीज़ की जरूरत पड़े, वो व्यवसाय में हो, चाहे कहीं मदद की जरूरत पड़े, तो सारे मिल के रहें तो उसकी मदद हो जाएगी। ठीक। तो सनातन धर्म का और हिंदू का आप कुछ कहना चाहोगे माइक के अंदर अभी जी? क्या उद्देश्य इसका और है? ये जो भाई साहब ने बताया, इस तरह से तो पूरे देश में बहुत सारे संगठन हैं जो काम कर रहे हैं। हमारे संगठन के द्वारा विशेष कार्य ऐसा क्या हो रहा है, क्या लग रहा है जो चीज़ इसको दूसरों से अलग करे? सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोग हाथ में ले लीजिए इसे, क्योंकि वो वीकली मिलते हैं, हर वेडनेसडे को हम लोग बैठते हैं और लोगों से बात करते हैं और उस पर डिस्कशन करते हैं और अपने धर्म के प्रचार के बारे में हम डिस्कशन करते हैं और हर हफ्ते मिलते हैं। सबसे बड़ी बात तो यही है, कुछ लोग ही मिलते हैं, अभी ज़्यादा नहीं हो पा रहे हैं, बट फ्यूचर में प्लानिंग करेंगे और कांटेक्ट करेंगे लोगों से, तो संख्या बढ़ाएंगे, उस पर हमारा ज़्यादा ध्यान है। हमें ध्यान ये रखना है। प्रश्न ये है कि दूसरों से हम अलग कैसे, ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमारा संगठन कर रहा है कोई और नहीं कर पा रहा, देश में नहीं कर पा रहा, बहुत कम संगठन है वो काम कर पा रहे हैं, उसको विचार डालिए। ऐसी कौन सी चीज़ है जो हम कर रहे हैं कोई और नहीं कर पा रहा, कोई विचार दिमाग में आए तो। नहीं तो सब कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं, नहीं करेंगे तो कौन सी आफत आ जाएगी? और ये मतलब मैं बोलूँ माइक पे ले लीजिए। हाँ, हम लोग औरों से डिफरेंस ऐसे हैं क्योंकि हम लोग पड़ोस में क्या हो रहा है, क्या घटना घट रही हैं और हमारे आसपास मंदिरों में हैं, उनमें कैसे अपनी हिंदुओं की संख्याएं आगे बढ़ाएं। जैसे कि चाहे वीकली में एक ही बार है, चाहे हमने चाहे अपने हनुमान चालीसा के उसी के उपलक्ष्य में ही हम लोग इकट्ठे हों, लेकिन होना ठीक है, हम लोग आपस में प्रेम जागरण बढ़े, आपस में भाईचारा बढ़े और ऐसे हम लोग संगठन। और कुछ वैशाली संवर्धन समिति है, वो अपने में कोई ऐसा ग्रुप नहीं है। वैशाली संवर्धन समिति है वो सबका अम्ब्रेला है और हम सबको जो भी अपना काम उत्तम वैशाली के अंदर कर रहा है, जैसे कोई अगर गुरुकुल के क्षेत्र में कर रहा है, कोई धर्म के क्षेत्र में कर रहा है, कोई अगर आपके व्यवसाय हिंदू व्यवसाय है उसके क्षेत्र में कोई कार्य कर रहा है, तो उनको संवर्धन प्रदान करना, उनको नीचे से स्ट्रेंथन प्रदान करना। जैसे शिव महापुराण का प्रोग्राम था तो हम सारे इकट्ठे होके हम सब ने जो जितने भी संगठन थे उन्होंने अपनी दावत लगा दी। ऐसे ही जैसे कोई राम यात्रा होती है या फिर हम लोग वैशाली का जो व्यापार भाग है उसमें जो हम लोग बात करते हैं तो वहाँ पे गुरुकुल वाले भी इकट्ठे होते हैं, वहाँ पे हमारे जो पर्यावरण के लोग हैं वो भी इकट्ठा होते हैं। तो जितनी हमारी समितियाँ हैं वैशाली के अंदर जो चल रही हैं बृहद रूप से, उन सबको एक तरफ एनर्जी मतलब एक जो अच्छा काम कर रहा है उसको अपने साथ लेके उसको एनर्जी प्रदान करना, ये हम लोगों का काम है। और हमारी जो बैठक है उसमें लोगों को उस माध्यम से ये बताना कि हम कैसे अपने टाइम लिमिट के अंदर कैसे लोगों को हम अपने काम डिवाइड करके कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब हमारी चर्चाएं चल रही हैं लेकिन उनका कुछ एम नहीं निकल के आ रहा है, तो ये थोड़ा उसका अलग रूप है। बिल्कुल। तो जो भाई साहब ने बताया है इसको सारांश ये है, दुनिया का या देश का कोई भी संगठन होगा उसका अपना एक अस्तित्व होगा। हमारे साथ में ख़ास बात यह है कि हमने अपने अस्तित्व हेतु कुछ भी बनाया नहीं है।
इसकी अपनी कोई रसीद बुक नहीं है, इसकी अपनी लेटर हेड नहीं है, इसके थ्रू हम कुछ नहीं कर रहे। हम क्या काम कर रहे हैं, जितने भी संगठन वैशाली में हैं उन सबको जोड़ने का काम कर रहे हैं। देश में ऐसे संगठन तो बहुत हैं जिनके अंदर लोग जुड़ रहे हैं, ऐसे संगठन बहुत कम हैं जिनमें बाकी संगठन जुड़ रहे हैं। शिव महोत्सव पूरा किसने किया? वैशाली धर्म संवर्धन समिति ने। इसका नाम कितनी बार लिया गया? लिया ही नहीं गया। तो ऐसा कार्य करना कि खुद को मिटा देना, ताकि संगठन तो बहुत हैं लेकिन बीच में कार्य करते हुए निजी स्वार्थ आ जाता है, तो स्वार्थ उनका भी खत्म हो, हमारा भी खत्म हो, निस्वार्थ रूप से समाज और देश की सेवा हो, ऐसा काम करने वाले संगठन देश में बहुत कम है। इसीलिए धर्म संवर्धन समिति दूसरों से अलग है। तो हमारा कार्य फोकस जो है ना कार्य को करने पे है, उसके अंदर हमारे संगठन का हो या ऐसा कुछ हो, वो हम इसमें कोशिश नहीं करते। तो ये मेजर चीज़ है, ठीक है। तो निस्वार्थ रूप से आगे बढ़ने का कार्य धर्म संवर्धन समिति कर रही है। अब आते हैं एजेंडा भी जी, चर्चा बिंदु क्या है? ये तो हमने बताया कि गुणवत्ता बढ़ाने हेतु फिर से आग्रह रहेगा इस बैठक के तुरंत बाद ऐसे 5 बंधुओं के नाम समाज से कोशिश करिए ढूंढने की। होता क्या है, तुरंत हम जाके स्वयंसेवकों से संपर्क करते हैं। स्वयंसेवक पहले बहुत लोड में, उनके काम की कमी थोड़ी है। समाज का जो हिंदू सोया हुआ है उनसे संपर्क करना, उन्हें बताना कि भाई 1 घंटा अगर साथ में बैठ के समाज की देश की चिंता करेंगे तो सकारात्मक ऊर्जा बनेगी, कल को हमें ही लाभ करेगी। तो ऐसा करके 5 लोगों के नाम ग्रुप में डालना कि इनसे मैं संपर्क करूंगा। हर हफ्ते करते जाएंगे, आज नहीं तो कल सफलता मिलेगी, ठीक है जी। एक और सिद्धांत बता दें, 5 से 25 करना बहुत मुश्किल है और 25 से 250 करना बहुत आसान है। तो आपकी जो संख्या है वो शुरू की जब तक 25 नहीं हो रही तभी तक दिक्कत है। जिस दिन 25 होने लग गई उस दिन 250 भी बड़े आराम से हो जाएगी। तो इस समय पर जब संख्या कम होती है तब हमें गुणवत्ता पे, अनुशासन पे, इन पे ध्यान देना चाहिए। और जब हमारी संख्या अच्छी हो जाए तो उस समय पर उस संगठन के अंदर अहंकार का भाव ना आए, इस पे ध्यान देना चाहिए। तो हर एक व्यक्ति के, हर एक संगठन के अपनी रूपरेखा के अनुसार अपने अपने दायित्व बन जाते हैं। तो अभी हमें अपनी गुणवत्ता बढ़ाने पे दिन काम करना है। जैसे कि जब नया माइक ले लीजिए। जैसे कि जब कोई नया बिजनेस करते हैं जी, तो हमें अपने ग्राहक के प्रति सम्मान और उनकी गुणवत्ता बिल्कुल और उनका बोलचाल पर विशेष ध्यान रखना पड़ता है, और जिससे कि वो आकर्षण हो हमारी दुकानों पर और वो आए। बिल्कुल। जब हमारी एक बार दुकान फेमस हो जाती है तो उसके बाद अगर फिर हमें उसके लिए विनम्रता बनी रहे। हाँ। और जो है क्वालिटी है हमारी वो डिमोट ना हो, बरकरार है और बरकरार रखनी है, जिससे कि हमारे ग्राहक उस हिसाब से आते रहें। जैसे कि आज हम अगर कोई भी मशहूर दुकान होती है खाने, जैसे मशहूर है चांदनी चौकी हैं या नेहरू प्लेस के मतलब आपके राजमा चावल हैं, तो आज वो क्वालिटी अपनी मेंटेन कर रहा है, इसीलिए तो हम लोग जाते हैं। सही। तो ऐसे ही हमें अपने इस ग्रुप का आचरण को ठीक रखना है, और कि जिस किसी से मिलना है तो घमंड की तरह से नहीं मिलना है कि मैं तो मुझे ऐसे ही मिलना है एक कार्यकर्ता के रूप में। बिल्कुल। और उनको जोड़ना है। सही। और इसका भी अभ्यास करेंगे, माइक पकड़कर बोलना ना, ये भी अपने अभ्यास में आता है। तो ये भी धीरे धीरे हर चीज़ नहीं सीख रहे हैं, तो माइक जो है वो हमेशा हमसे थोड़ी दूरी पर रहे और बड़े आराम से कंफर्टेबल तरीके से हम पकड़ सकें। तो ऐसा धीरे धीरे अभ्यास इसका भी करना आवश्यक है। और क्या चर्चा के बिंदु हैं जी? स्थान पे अगली बैठक के स्थान पे चर्चा होगी। तो एज पर जो हमारे जैन साहब ने बात की थी जो सेक्टर 1 में, तो उन्होंने ये बोला था कि आज लास्ट दिन है जो भागवत कथा चल रही है वहाँ पर सिर्फ, तो उसका आज लास्ट डे था। बोले कि ये इस बुधवार को छोड़ देते हैं, अगली बुधवार को हम वही करेंगे। और एक तो वो स्थान हो गया, दूसरा स्थान हमें सेक्टर 5 का जो मंदिर है वहाँ का, और तीसरा तो स्थान ये है 319। और एक हमने चर्चा की है कि राहुल की जो नया ऑफिस बनाया है, क्या हम वहाँ वही कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर शायद जगह कम पड़ जाएगी, छोटा है। लेकिन अभी जिस हिसाब से हमारे पास संख्या हो रही है, इतनी संख्या की तो शायद हो सकती है वहाँ पर, है ना। जब बढ़ेगी तो हम उसको देखेंगे। अभी के लिए 3 स्थान हो गए। देव जी क्या महीने में 2 बार हो रही है। हाँ। 4था स्थान भी जब हो जाएगा तब आगे बढ़ेगा।
हाँ, तो मतलब नेक्स्ट मीटिंग हम प्लान करेंगे कि सेक्टर 1 में करने की। अगला क्या है जी? विजयदशमी पर होने वाले बृहद कार्यक्रम की चर्चा, उसके अंतर्गत है पथ संचलन और शस्त्र पूजा। ठीक है जी। इस पे कोई अपडेट देना चाहेंगे जी अपना, किसी को जानकारी हो? तो ये अपने वैसा जो इस पे है, तो हमारे साथ में आरएसएस का प्रचलन भी है, तो हमारा यही है सबसे ज़्यादा तो अभी प्रैक्टिस पे ही ध्यान दिया जा रहा है कि शाखा में आप जाइए डेली बेस पे, और आपको जो भी हैं क्रिया वहाँ पर आपको लेना है, और भूमिका जब हमें जब निकलेगी तो उससे 1 हफ्ते पहले किसको क्या जिम्मेवारी देनी है तो वो डिसाइड होनी है। अभी रूट क्लियर हुआ नहीं है, रूट भी शायद लास्ट में वीक में ही होना है, जो डिस्कस की थी हमने जो अपने पिछले 1 हफ्ते में जो पथ संचलन का हमने अभ्यास किया, क्या हमें ये महसूस हुआ कि उसमें हमारी गुणवत्ता के अंदर और निखार आया हो, या मैंने ये चीज़ पथ संचलन में नई प्राप्त की है? इस उद्देश्य से पथ संचलन की तैयारी करना। हम संवर्धन समिति में आ रहे हैं, हम 1 घंटा एक्स्ट्रा निकाल रहे हैं, स्वयंसेवक सभी अभ्यास कर रहे हैं, नेतृत्व की भूमिका में आके उसको आगे चलाने की कोशिश करना। संघ के पास कार्यकर्ता बहुत हैं, लेकिन निस्वार्थ रूप से नेतृत्ववान कार्यकर्ताओं की आज भी कमी है, बहुत कमी है। तो हम जब संचलन की तैयारी करें तो उद्देश्य ये नहीं कि मैं ठीक चल पा रहा हूँ, उद्देश्य ये कि मैं क्या 10 को चला पा रहा हूँ। वो तब होगा जब मैं खुद जल्दी से जल्दी सीखने में कामयाब हो जाऊँगा। दूसरी बात, 2 अक्टूबर को हमारी अर्जुन बस्ती का भी संचलन है, भीष्म बस्ती का भी संचलन है। अर्जुन बस्ती में भरत शाखा है, अर्जुन शाखा है। सबसे बड़ी बात, अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य इसमें रहने वाले हैं। गुणवत्ता का आंकलन रहेगा। योजना कितनी अच्छी है, जब बस्ती स्तर पे बन रही है तो कोई ऊपर से आके योजना तो बनाएगा नहीं, योजना हम ही सबको बनानी है। तो अपनी अर्जुन शाखा में जैसे आप लोग हैं, हम उधर भरत शाखा में हैं, योजना को छोटी छोटी चीज़ों को पूरा करने की अभी से प्रयास करना। इतना आप समझ लीजिए, जैसे ही आप आगे बढ़ के पहल करोगे, कार्यकर्ताओं की कमी रहती है तो ऑटोमेटिकली काम आपके हाथ में आने लगेगा, और जितना हाथ में आने लगेगा उतना हमारी गुणवत्ता में निखार होगा। जितना गुणवत्ता में निखार होगा उतना नेतृत्व की भूमिका हमारे हाथ में आएगी, उतना संघ की, समाज की, देश की सेवा आप अच्छे से कर पाएंगे। या तो अपने आप में अपना नेतृत्व आगे करके अच्छे से कोशिश कर लीजिए, नहीं तो बहुत बार हम कहते हैं ना, अरे भाई इनको ये करना चाहिए था, ऐसे करना चाहिए था, वैसे कर लेते, तो उनकी गलती थोड़ी है। तो वापस वो क्या कहते हैं, भैया आप कर लो, और फिर हम चुप हो जाते हैं। तो आज जब बस्ती का जब संचलन चल रहा है तो कौन करेगा उसको, हम ही तो करेंगे। तो अभी तो वो खुद आह्वान कर रहे हैं, आइए, क्या मैं गट प्रमुख बन सकता हूँ? सुबह शाखा पे समय से जाकर, क्या गीत है जो मेरा गीत है, संगठन गढ़े चलो, आलोक जी से पूछना कि कौन सा गीत हमारा रहेगा। योजना के अंदर पग बाय पग अभी से योजना बनाइए। जब हम सब शिव महोत्सव कर सकते हैं तो क्या इसकी योजना में अच्छा प्ले नहीं कर सकते रोल? तो खुद पूछना, देव जी से पूछना, हरिशंकर जी से पूछना कि भाई साहब क्या योजना है, बताओ, हमारी तरफ से कोई सहयोग चाहिए हो, एक बार इतना तो पूछें। तो कल सुबह पहला काम है मुख्य शिक्षक, शाखा कार्यवाह, शाखा पालक, तीनों से पूछना कि भाई साहब इसमें हमारी तरफ से क्या आदेश है, हमारे लिए क्या आदेश है, हम क्या इसमें योगदान कर सकते हैं, और ऐसा योगदान की भूमिका करना, ताकि पद संचलन 2 अक्टूबर के बाद जो हमारी धर्म संवर्धन समिति की बैठक हो उसमें हम गर्व से कह सकें कि जो संचलन निकला उसमें मेरी भूमिका ये रही थी। ठीक है जी, तो एक तो इसको हम सुनिश्चित कर लें। दूसरी बात है विजयदशमी पर शस्त्र पूजन। हम में से खड़ग किस किस के पास है घर में? क्यों नहीं लिया आपने? शिव महोत्सव में आप थे, शिव महोत्सव में तो थे, तो इतनी खड़ग बांटी थी, क्यों नहीं ली? हमारे पे किसने थे? ये क्या बात हुई है? खड़ग तुम पहले से बांट रहे थे। आप मेरे घर आओ, 1600 रुपये की खड़ग है, आपको हमारे घर से दी जाएगी। आपके पास है एक्स्ट्रा? एक एक्स्ट्रा है, आप 1600 रुपये जो है धर्म संवर्धन समिति के अंदर दे दो, ठीक है जी। और इनको खड़ग जो है आप एक प्रोवाइड कर दीजिए, और इस खड़ग का पूजन आप इस विजयदशमी पे करोगे हमारे साथ। आपके पास आ गई है, आपके पास खड़ग होनी चाहिए। हिंदू के, प्रत्येक हिंदू के घर में तलवार होनी चाहिए। बंदूक भी रखो, बंदूक भी लेके आओ, लाइसेंस है, फिर मत निकालना। पता चला तुम इधर पूजन कर रहे हो, पुलिस वाले कह रहे हो यहाँ बैठो। चलो
लेकिन मजाक कर रहे सकते हैं हैं। ना, जो हम गुब्बारे फोड़ते हैं वो तो हम क्रिस्टल रख सकते हैं। अरे ठीक है, कुछ भी रख लो, वो कोई देखिए देखिए ऐसा है, खिलौने कितने मर्जी रख लो, जिनके पास कुछ नहीं है वो खिलौना ले आए, और जिनके पास असल में अच्छी चीज़ें लेकर आए। उससे की बहुत मार लगती है। वो बात ठीक है, हाँ, बंदर लेकिन भाग जाते हैं। वो बात ठीक है आपकी, लेकिन कहने को तो खिलौना ही है। हाँ, तो मतलब बनेगा नहीं, हाँ, मतलब चुटेल कर देगा। वही अगर बात। आपको लगा यार ठीक बस है। लगाया। तो लाइए, जैसे भी है लेकर आइए, लेकिन देखिए पूजन का मतलब क्या होता है, वो जिसकी पूजा करते हुए गर्व की अनुभूति हो, और वो आप तब करवा पाओगे जब आप अपने देवताओं से उसे रिलेट कर पाओगे। खड़ग की पूजन करोगे, भगवान कार्तिकेय का ध्यान करोगे, है ना जी, आप अपना दुर्गा मैया का ध्यान करोगे, ठीक है जी, तो ये विष्णु का, भगवान विष्णु का ध्यान करोगे, और वो खिलौने से किसका ध्यान करोगे, वो तो नहीं है देख हैं। त्रिशूल लाइए, त्रिशूल लाइए, गदा लाइए, अच्छे मुदगर हैं, ये तो ऊपर वाले हैं, उनके पास मुदगर बहुत अच्छे हैं, मुदगर लाइए। जिस शस्त्र के साथ आप अभ्यास करते हो, देखिए हमने आपको क्या बताया था, आज आपके फेवर में सारी चीज़ें हैं, आज पूजन आरंभ करिए, कल को जब फेवर में नहीं रहेगी तो आपसे पूछा जाएगा कि ये घर में क्यों रख रखा है, तब आपको बताना पड़ेगा इसकी पूजा होती है। समझ नहीं गए, शस्त्रों की और शास्त्रों की पूजा जिस घर में हो रही हो, उसमें सरकार के ऊपर डिपेंड रहेगा क्या वो आपसे कुछ ले ले या नहीं ले ले। तो अपने शस्त्रों का प्रॉपर पूजन करके घर में बहुत अच्छी जगह पे लगाना, ठीक है जी। और हर विजयदशमी में पूजन, ठीक है जी। तो आपके खड़ग नहीं है, आप संपर्क करें, भाई साहब से करिए, मुझसे करिए, और 1600 रुपये के अंदर बहुत बेहतरीन खड़ग आ रही है, प्रत्येक हिंदू के घर में हो, गर्व से धारण करिए, और बच्चे देखेंगे तभी बात बनेगी। गदा ऊपर संपर्क करिए, मुदगर है बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सुंदर मुदगर है, वो बना के देंगे, बड़ी हैवी वाली, बड़ी घुमाने वाली, बड़ी हैवी के, बड़ी हैवी के साथ भी ऐसी लीजिए जिससे अभ्यास भी कर सकें। अभ्यास में भी अच्छा लगता है, क्योंकि वो बहुत भारी वाली से अभ्यास नहीं हो पाएगा, हमने करके देखा था, तो ठीक ठाक होती है, ठीक है जी। तो भैया आप ये अगली बार की बैठक में आप लिख लीजिए, वैसा सबके पास जो है शस्त्रों का जो है ध्यान होना चाहिए, किसी भी रूप में कुछ भी होना चाहिए, ठीक है। और खड़क हो बस आपके पास विजयदशमी के कोई दिन स्पेशल अगर चाक नाइफ भी है वो भी चलेगा, लेकिन इसमें रामपुरी हैं। हाँ, रामपुरी अच्छा है, होना चाहिए, बहुत ये नहीं, हाँ, बहुत है, खुड़की बोलते हैं बहुत बंदूक, से, रामपुरी सब है बस। ठीक है। जो आपके लाइसेंस वाली चीज़ें हो लाइसेंस वाली, नहीं तो जो धारण करने वाली है धारण करने वाली, ठीक है जी, होना चाहिए। अगला देखिए जी गुणवत्ता, और क्या चर्चा के बिंदु थे हमारे जिसके ऊपर हम बात करने वाले थे, हिंदू व्यापार संघ और हिंदू श्रमिक सेवा संघ। तो पिछला सप्ताह हमारे लिए बहुत अच्छा रहा था, क्योंकि हैं जी प्रचार प्रसार, तो ये हमारा हिट ये है, कैसे करें, हाँ, हिंदू व्यापार वाला हो गया ऑलरेडी, तो ये अच्छा रहा। उस दिन नहीं, हमें सेक्टर 4 ये इसको कवर करना है, तो कैसे करें? हम उनको कवर नहीं कर रहे उन्हें नहीं हैं। करेंगे। हमारा तरीका क्या है, जब संगठन बढ़ता जाएगा, संगठन में जो व्यापारी है वो व्हाट्सएप के अंदर हफ्ते सप्ताह में एक बार अपने बिजनेस की प्रमोशन कर रहा है। अब क्या है, हम जिनकी सेवाएं ले रहे हैं, हमने क्या नियम बनाया, उनसे हमें कुछ अच्छा लगा तो हम ग्रुप में बताएंगे शुक्रवार को, हमें कुछ कमी लगी हम व्यक्तिगत या तो एडमिन को बताएंगे या उन्हें बताएंगे, ये नियम कर दिया। उससे क्या होगा, हर शुक्रवार जो लोग हमारी सेवाएं ले रहे हैं वो अपने आप बताएंगे। जैसे इस बार भी बताया गया, प्रीति झा जी के बारे में बताया गया, सौरभ जी ने, एक और बंदो थे जिनके बारे में बताया, भाई मैंने भी बताया एक के बारे में, है ना, पीयूष जी के बारे में मैंने बताया। तो लोग इनकी सेवाएं जब लेंगे तो उससे अच्छा लगा, रिव्यू अगर डालते हैं तो ज़्यादा बेटर करेगा। नहीं अब वो तो देखो देने वाले के ऊपर है ना, वो कितना अच्छा सेवा कर पा रहे हैं। जो दे रहे हैं व्यापार में कर रहे हैं कार्य, वो सेवा अगर अच्छे से करते हैं तो रिव्यू ज़रूर डालेंगे लोग खुश होके, और इससे अपने आप बिजनेस प्रमोट होगा। तो ये तो हमने वो एफर्ट किया था जिसमें कम एनर्जी लगाकर हमें मैक्सिमम रिजल्ट मिले और वो हमें प्राप्ति हुई। अब मामला है श्रमिकों का, जो श्रमिक हमें ज्वाइन करवाने हैं। आज इनवाइट किया गया था 3-4 को, लेकिन शायद अभी नहीं आए, अगले सप्ताह फिर फ़ोन किया जाएगा उन्हें। हाँ, उस लेवल पे भी सही कह रहे हैं। इसमें बिल्डर हो गए, श्रमिकों को जो है लेबर टाइप में, जैसे कि अपने प्लम्बर हो गया, मिस्त्री हो गया, ये इलेक्ट्रिशियन हो गया, इनको विशेष करके इनको बैठा के इन्हें समझाना पड़ेगा कि अगर आपको हम हिंदुओं का काम करना है तो थोड़ा विशेष करके आपको काम की क्वालिटी में और पैसे में थोड़ा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। अब श्रमिक के रूप में वो नहीं रहा कि आप लेबर को बुला रहे हैं,
श्रमिक का आपको लेवल नहीं पता कि श्रमिक किस लेवल पे काम कर रहा है। हमारे यहाँ जो प्लम्बर है खोड़ा के अंदर, उन्होंने नीचे से लेके ऊपर तक का पूरा मकान अपना खड़ा करा है। हाँ, इसी से काफ़ी जगह। हाँ। और मैं वैसे बता रहा हूँ, दिन का जो है आप श्रमिक, किसी भी श्रमिक से बात कर लीजिए, छोटे से 60 से 70 हज़ार रुपये कम महीना जो है बड़े आराम से श्रमिक कमा रहा है। हाँ, आप बैठने में, बोलचाल में, निर्णय लेने में ज़्यादा अंतर महसूस नहीं हो रहा। तो मेरा ये कहना है कि श्रमिक अगर इस बैठक में भी आते हैं तो आप ये मत समझिए कि भाई उनसे बातचीत करने में हमें, वो सब समझ रहे हैं, सब जान रहे हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमने ऐसी अड़चनें डाली हुई हैं शुरू से कि जिससे एमलगमेशन, आपस में समन्वय नहीं हो पाता। आपको जब 2-4 यहाँ पे आएंगे श्रमिक, तो हमें खुद पता चलेगा कि श्रमिक नहीं है भैया, वो हमारे लेवल के बिजनेसमैन हैं, वो बिजनेस करेंगे। बिजनेसमैन है, ठीक है, लेकिन यार हम लोग हिंदुओं में कम तो आप रेट का क्या हम कुछ एक ये कर सकते हैं कि भैया हमारा धर्म संबंधी जो भी अगर उससे आता है जुड़ के, तो हम उसको 3% डिस्काउंट दे सकते हैं। तो वो तो ऑलरेडी है, रेट फिक्स कर दें। आप फिक्स हम नहीं करेंगे। मैंने क्या बताया, इसका नियम बड़ा सिंपल है। जो श्रमिक अपनी एडवर्टीजमेंट शुक्रवार को डाल रहा है, वो खुद डिक्लेयर कर रहा है कि इस कोड को बता दो, मैं आपको इतना डिस्काउंट दूंगा। हम ये नहीं कह रहे कि आप डिस्काउंट ही दो, हम ये कह रहे हैं सेवा ऐसी दो कि दूसरा प्रसन्न हो जाए। आप अपने काम को बढ़ा लो, आप डिस्काउंट देना डिस्काउंट दे दो, आप अपनी गुणवत्ता बढ़ा लो। भाई उसी रेट पे जिस पे दूसरा काम करता है कि मैं 2 काम एक्स्ट्रा करके जा रहा हूँ आपके, वो भी तो डिस्काउंट हो गया। तो किसी भी तरीके से सेवा कर लो, सामने वाले व्यक्ति को खुशी होनी चाहिए कि उसने आपसे सेवा ली है, बस इतना हम कर रहे हैं। और जिनका रिव्यू गलत आएगा उनको हम विशेष आग्रह कर लेंगे, भाई साहब आप एडवर्टीजमेंट मत सुझाव दे देंगे, या सुझाव दे देंगे, भाई साहब इसको थोड़ा इम्प्रूव करें। ऐसे ठीक है जी। तो व्यापार सेवा संघ हो गया, श्रमिक सेवा समिति, तो इसके अंदर हमें अभी और कुछ करने की आवश्यकता नहीं, इनवाइट करना है बस कि बैठकों में आइए, बैठकों में आइए, जोड़ना है। और क्या है जी बिल्कुल आने वाले त्योहारों के बारे में स्वामी श्रद्धानंद जी की पुण्यतिथि, ठीक है, वो दिसंबर में पिछली बार डिस्कस हो गया था, इसके लिए थोड़ा समय के बाद दोबारा से हम जिक्र करेंगे। स्वामी श्रद्धानंद जी का क्या दिवस है, गुरु गोविंद सिंह जी के जो प्यारे हैं उनके बलिदान दिवस है, बहुत टाइम है, दिसंबर में हम आराम से। सबसे पहले तो हमें ये अपने नवरात्रि निकालने, नवरात्रि वो ठीक है। दूसरा मेन जो अब रह गया है वो रह गया नेपाल, बांग्लादेश और जो फ्रांस में जो चल रही है जी, इस पर चर्चा करना। समय कितना रह गया हमारे पास? समय बहुत है अभी हमारे बहुत बढ़िया, 15 मिनट है। अपने माइक से शुरू करिए जी, बताइए। आप बताओ भाई अपने। प्रश्न बड़ा सिंपल है, मैं प्रश्न बता दूं। नेपाल से, फ्रांस से, थोड़ा सा अमेरिका में भी हुआ है, तो इनसे, बांग्लादेश से, इन सब से हमें क्या सीखने को, श्रीलंका से क्या सीखने को मिल रहा है? हमें नागरिक होने के नाते भारत में हमें क्या सोचना चाहिए, क्या बताना चाहिए, किस पे चर्चा करनी चाहिए, क्या एक्शन लेने चाहिए, ये बताना है। इन सबसे क्या सीखी? इसमें तो मुझे सबसे बड़ा जो लगता है वो जनता का है, सरकार के प्रति अविश्वास, जो ऐसा हमारे देश में भी नहीं है कि जनता का गवर्नमेंट के प्रति अविश्वास नहीं है। नेपाल में एक्चुअल में हुआ क्या? नहीं, नेपाल में अभी पहले उनको बात पूरी कर लो, अपनी इम्पोर्टेंट बात पूरी कर रहे हैं। मेरा मानना यही अविश्वास ही मेन है। श्रीलंका में देख लीजिए, बांग्लादेश में देखिए, नेपाल में अविश्वास का रीजन नहीं रहा, पर वहाँ पे सोशल मीडिया पे बैन लगाया गया, फिर उसको उपद्रवी ग्रोहों ने उसको हाईजैक किया, जो भी किया उन्होंने, उसको मिलके उन्होंने सरकार को गिराया। वहाँ पे मेन जो मेरे को लगा वहाँ पे यही हुआ है, यही मेन। ठीक, हाँ क्या है? मेरा मकसद, मेरा मानना यह है कि मीडिया पर लगाया क्यों गया था बैन, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये है। क्योंकि सरकार जो इस समय जो 3 पार्टियां हैं जो मुख्य वहाँ पर नेपाल में, वो किसी को समर्थन मिलता नहीं है। वो तीनों मतलब अब तीनों मिलके आपस में 5 साल के लिए, वो 2-2 साल के लिए अपना प्रधानमंत्री बदलते रहते हैं और वो सब आपस में मिलते रहते हैं। वो उन्होंने सब लोगों ने मिलके और आपस सब लोगों ने भ्रष्टाचार की बहुत सीमा लांघी। डेमोक्रेसी तो रही नहीं ना फिर। हाँ, तो सीमा लांघने की कोई विपक्ष नाम की चीज़ नहीं थी, क्योंकि तीनों ने विपक्ष वाले भी सरकार में है, जो सरकार में है वो भी सरकार में नहीं है। तो वो क्या रहा था कि जब भ्रष्टाचार सीमा पर बढ़ गया था, तो इनके बच्चे जो विदेशों में जाके अपनी रीलें वगैरह डालना शुरू कर दिया था। उससे क्या हुआ, नेपाल की जनता को उन्हें लगा कि यार हमारे पैसे को दुरुपयोग हो रहा है। तो जब उन्हें देखा कि हाँ ये इतना बढ़ रहा है, तो उन्होंने मीडिया को, जो फेसबुक और उस पर चल रहा था, तो उन्होंने उनसे बोला कि आपको भैया हमारे हिसाब से इसमें चलना है, आपको जो से बोलेंगे आपको हटाना पड़ेगा।
तो उन्होंने वो हटाया नहीं, तो इन्होंने फिर बैन लगा दिया उस चक्कर में। जब उन्हें पता लगा ऐसे बैन लगा, पहले से ही खपा थी, क्योंकि ये देख के उनके बच्चों को जो लग्जरी गाड़ियाँ, होटलों में डांस वांस सब कुछ कर रहे थे के पैसे, तो वो फिर ऐसे एक पूरा वो बन गया था इसमें। तो इस चर्चे की वजह से ये सब कुछ हुआ। तो मतलब सरकार के ऊपर जो आप बोल रहे थे कि जनता का विश्वास होना, तो वो ऐसे ही हुआ, ऐसे ही श्रीलंका में हुआ, ऐसे ही यहाँ हुआ। ठीक है, हमारे यहाँ और ये सब बड़े बड़े विदेशी ताकतें कराती हैं जिससे कि उनके अपने हिसाब से देश चला सकें। जैसे बांग्लादेश में करके अमेरिका इस समय वो अपने हिसाब से चला रहा है, और अभी शायद मेरे ख्याल से 2 दिन पहले अमेरिका की काफ़ी बड़ी फौज इस समय बांग्लादेश में आई हुई है। क्या हुआ, क्यों आई है, कैसे आई है, ये अभी पता नहीं लगा। ऐसे ही पाकिस्तान में अभी जो बाढ़ में पीड़ित के लिए का बहाना दे करके और बहुत बड़े, कम से कम 2-3 इतने बड़े बड़े आए हुए हैं, जिसमें कि उनके सेना के लोग भी आए हुए हैं, और उसी जगह आए हैं जहां हमारे इंडिया ने वो क्या, कौन सी जगह थी वो जहाँ पर उनका किया गया था, नूर खान पे, और नूर खान पे ही आए हुए हैं वो, उसी बहाना के हम यहाँ पर बाढ़ आने के पीड़ितों को हम दान कुछ सेवा करने आए हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। वो अपना, क्योंकि वहाँ पर एजेंडा जो भी था नूर खान में, वो अमेरिका का ही सब सामान वगैरह सब उनकी मिलिट्री वगैरह में अंडर में है। तो वो अमेरिका ये चाहता है कि इस एशिया में हमें ये 2-3 जगह ऐसी हमारे हिसाब से सरकार रहे जिससे कि हम जब चाहें तब इसको कंट्रोल कर सकें। तो नागरिक होने के नाते अब आपको क्या लगता है कि इस इंसिडेंट से हमें सीखने को ये मिला, मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसा करूँगा? आप अपने बारे में बताइए। अब आपने एक चीज़ ये क्या आप दोनों को लगा कि ये आशंका है, कंफर्म तो पता नहीं। अब नागरिक होने के नाते मुझे ये सीख मिली है, कल को चाहे मैं समाज सेवक हूँ, चाहे मैं किसी भी तरह देश की सेवा कर रहा हूँ, तो मैं इन बातों का ध्यान रखूँगा। ऐसा कुछ हम सोच सकते हैं क्या? हाँ, हमें किसी भी विदेशी ताकतों पर अगर ऐसा करना चाह रहा है, जैसे कि इंडिया में करने की कोशिश की गई थी, जैसे कि नंबर 1 पे किया गया था जब अपना दिल्ली में जो मुसलमान शाहीन बाग हुआ था। ठीक है, एक तो ये हुआ था, और दूसरा किसान आंदोलन, जो कि बहुत अगर शायद गोलीकांड हो जाता, अगर इंडिया अगर कुछ सरकार कुछ कर देती, तो हो सकता है कि हमारे यही जो नेपाल में हो रहा है वो होने में टाइम नहीं लगता। लेकिन हमारी सरकार ने संयम रखा, कंट्रोल में रखा, और हम लोग भी उस चीज़ को समझ रहे थे, इसलिए वो बच गया। तो हमें सीखने किस बात का ध्यान, मेरे को ये ध्यान रखना है कि अगर ऐसी कोई चीज़ें हैं तो अपने सरकार पे बिल्कुल जो है प्रतिपक्ष उस पर रहना चाहिए, और अपनी जो भी सरकार चुनी हुई है उस पर भरोसा रख के अपने टाइम को थोड़ा सा देखना चाहिए। जैसे कि अभी जो अमेरिका ने लगाए थे, ठीक है, अपने पर जो प्रतिबंध लगाए थे, उसका मोदी जी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका प्रतिपक्ष ये हुआ 15 दिन के बाद उनको अमेरिका को यहाँ पर अपना डेलीगेट भेजना पड़ा, और ये बोलना पड़ा कि साहब हमारा इंडिया हमारा दोस्त है, और आज उनकी मोदी से बात भी हुई थी, और उन्होंने उसके लिए धन्यवाद भी दिया कि आप हमें उस जो रूस और उनका यूक्रेन का युद्ध है उसमें सहायता कर रहे हैं, ये मतलब रोकने के लिए, ये आज उन्होंने बोला है इसका। और अगर हम उसी समय मोदी जी अगर हमें कुछ एंटी बोल देते उस समय, तो शायद हो सकता है कि दूसरी तरफ चला जाता। तो कितनी बड़ी बात है जो इसमें सीखने को मिली है, नागरिक में भी, चाहे हम समाज सेवी हों, चाहे कल को हम नेतृत्व की भूमिका में देश की बागडोर क्यों ना संभाल रहे हों। एक चीज़ जो इन सारी बातों से सीखने को आई है वो है धैर्य से, शांति से, चारों तरफ चीज़ को समझते हुए तभी किसी प्रकार की टिप्पणी करना, और नाप तोल कर टिप्पणी करना। इसी में बस हल्की सी बात ऐड करूँगा, उन्होंने जब अमेरिका ने पाकिस्तान वालों को बुलाया, अभी बुलाया था, बुलाने के बाद में जब उन्होंने जॉइंट स्टेटमेंट दी,
तो उन्हीं मोदी जी ने कहा कि वी एक्चुअली मतलब इसके जो है हम बिल्कुल इसकी अवमानना करते हैं, इसको हम बिल्कुल निंदा करते हैं जो आपने की। और 5 दिन बाद जैसे ट्रंप ने बोला कि भारत हमारा दोस्त है, तो वो कह रहे हैं तुम भी हमारे दोस्त हो। तो कहने का मतलब क्या है, वाद विवाद में पढ़कर देशों के बीच में कभी भी किसी तरह की डिप्लोमेसी है, ये राजनीति है। तो जैसा है हमें सीधा चलना है, हमें गलत नहीं करना, और कोई दूसरा कर रहा है तो खुद का बचाव करना, बस अपना बचाव रखना, अपना बचाव रखना, अपनी सरदारगिरी दिखानी है वहाँ पर जाके। तो अब ये इससे भी और चीज़ समझ में आती है, क्योंकि हर किसी सरकार के बस ही नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर में आपने अटैक कर दिया, आप अपर हैंड पोजीशन पे हो, उस समय पर भी लड़ाई रोक लेने की समझदारी रखना कि भैया मेरी क्षति इतनी सी नहीं हुई 0.1%, अगले को मैंने 5% डैमेज कर दिया, मेरा काम हो गया, मेरा काम हो गया, जो हमारा टारगेट था वो हो गया, बैक ऑफ कर लो। और अगर उससे आगे बढ़ते हम 5% भी नुकसान लेते, अगलों का 20% भी करते, तो वो जो हमारा 5% है वो हमें ज़्यादा दुख देता। फिर हम तीसरे नंबर की इकॉनमी नहीं बन पाते, क्योंकि दुश्मन केवल पाकिस्तान नहीं, दुश्मन अमेरिका, कोई भी बढ़ सकता है। तो ये सब है, ठीक है जी। तो ये सीखने को मिला जी। नितिन जी बताएं। जैसे राकेश जी ने बोला एक अविश्वास है, एक्चुअली अगर हम लोग अपनी अपनी पर्सनैलिटी में भी देखें, मतलब अपने समाज में भी देखें, तो अविश्वास सबको सबके प्रति ज़्यादा है। आप देखोगे कि मरीज बोलता है कि डॉक्टर अच्छे नहीं है, सही बात। कोई भी मतलब आड़तिया होता है वो बोलता है कि किसान पैसे सही नहीं रहे, किसान कह रहा है, वो हम कह रहे हैं टीचर खराब है, टीचर बहुत पैसे मारा है, हर कोई एक दूसरे को पता गलती बता रहा है। वो तो हमें जज करना है क्या सही है, और हमें अपनी एज ए नागरिक ये है कि जो हमारी सरकार है, जैसे मोदी जी हैं, उनके साथ रहना है और उसको सपोर्ट करना है, सही है, सोशल मीडिया के थ्रू हो या वैसे भी हो, और अपने चरित्र का निर्माण करना है। हम बैठकों में आ रहे हैं, हम आरएसएस में, हम संघ में हैं, या हम अच्छे नागरिक हैं, तो वो सारी चीज़ हमें अपने अंदर धारण भी करनी है। ऐसा नहीं है कि हमारा मुखौटा है कि हम बैठकों में जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं, सही बात, पर हमारे अंदर वो चरित्र में 24 घंटा होना चाहिए। हम एक एग्जाम्पल देना चाहेंगे कि आपको अगर ये है कि जैसे हम अपने स्वदेशी चीज़ें हमें अपनानी है, ठीक है, हमारे धर्म संवर्धन में है कि हमें जो स्वच्छता है उस पर ध्यान देना है, हमें अपने पर्यावरण पे ध्यान देना है, धर्म पे ध्यान देना है। पर हम जब भी चल रहे हैं, चाहे सो रहे हैं चाहे जाग रहे हैं, जब भी हम चल रहे हैं इन सबको कैरी करके चलें। सही बात। ऐसा नहीं है कि हम जब सामने कोई सस्ती चीज़ आई और आप भूल गए कि हमारा देश हित क्या है। बाबा रामदेव का हम अभी इंटरव्यू देख रहे थे, तो उनसे पूछा कि अच्छा आप फ़ोन कौन सा यूज़ करते हो, आप स्वदेशी बोलते हो, पूरा मैं माइक्रोमैक्स यूज़ करता हूँ। क्या बात है। और मैं जो बोलता हूँ वो मैं अपने में धारण करता हूँ। बहुत सुंदर। आप ये चीज़ सोच के देखो। हम अपना एक एग्जांपल लेते हैं, क्लास 8th में हमें अभी जगह भी याद है कि हमारे स्कूल में किस जगह स्वदेशी जागरण मंच के लोग आए थे और उन्होंने एक पर्चा दिया, और वो पर्चा हम उस दिन से आज तक फॉलो करते हैं कि अगर हमारे पास स्वदेशी चीज़ है, अगर ऑप्शन में है, तो हम स्वदेशी को वो करेंगे, मतलब प्रीफर करेंगे। उसका एक एग्जांपल था, अभी हम शॉपिंग मॉल में गए, महावीर मॉल में गए, तो हमने एक प्रोडक्ट लिया, ठीक है, फिर हमने दूसरा प्रोडक्ट खरीदा, तो उसने बंदे ने बोला, हमने कि ये वाला हमें ये प्रोडक्ट चाहिए, कि बोला आपको इसमें क्या प्रॉब्लम है, हमने कि ये है ना हिंदुस्तान यूनिलीवर का है, तो उसने कहा आपके बास्केट में तो और भी सामान है, हमने कि हमारे पास इसका ऑल्टरनेट नहीं है अभी, जिस दिन हमारे पास ऑल्टरनेट होगा हम इसको छोड़ देंगे। हमने उसके मुंह पे बोला, और हमें पता था कि वो यही क्वेश्चन पूछने वाला है अगली बार। तो ऐसा नहीं है कि हम बैठकों में आ रहे हैं या हम संघ को धारण कर रहे हैं, पर वो 24 घंटे अपने माइंड में रखना पड़ेगा कि हम स्वच्छ हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम बिना पॉलिथीन मतलब बिना थैला लिए हम जा रहे हैं। सही बात। हमारे संगठन में यहाँ पे ही चर्चा होती है कि हम वाटर बोतल लेके चलें। जब वो चर्चा हो रही है तो हम वो कैरी करके चलें। 24 घंटा अपने दिमाग में ये रहना चाहिए, पिंग करते रहना चाहिए। उसका एक दूसरा एग्जाम्पल है कि भगवान श्री कृष्ण हैं, उनसे पूछा गया कि अर्जुन है वो आपका इतना प्रिय क्यों है, तो उन्होंने कहा कि अच्छा हम आपको एग्जाम्पल दिखाते हैं। तो अर्जुन सो रहे थे, तो जब वो सो रहे थे ना, तो उनकी सांस में कृष्ण कृष्ण था, तो मतलब सोते वक्त उनकी सांस में कृष्ण था। तो जब देश की बात हम सोच रहे हैं ना, तो देश निर्माण तभी होगा जब हम 24 घंटे हमारे दिमाग में देश रहेगा। ये नहीं होगा कि मतलब आज हमारे स्वार्थ की चीज़ है तो मैं इसे 2 मिनट के लिए छोड़ देता हूँ, तब देश निर्माण होगा। प्लस
जो डीप स्टेट हैं, अमेरिका हैं और आप ये फ्रांस वगैरह हैं, ये रूस हैं, ये बड़े कंट्री कैसे बने और पैसा कहाँ से आया? वो गरीब कंट्रियों को लड़ाने का। आप ये भी तो देखो कि हमारे आसपास सारे अनस्टेबल हैं, तो उससे क्या होगा कि इंडिया इसमें बिजी हो जाएगा। भाई अपने पड़ोसियों को का ध्यान तो रखेंगे ना। अगर हमारे पड़ोसी हैं, अगर बेचारे डिस्टर्ब है, उनके कोई रोने, जैसे हमारा कोई पड़ोसी है, हमें कोई मतलब नहीं है उससे, लेकिन वो रो रहा है ना, तो हमारे दिमाग में 24 घंटे होगा, पता नहीं क्यों रो रहा है, पता नहीं क्यों रो रहा है, पता नहीं क्यों रो रहा है, तो हमारी प्रोग्रेस रुकेगी उसमें। सही बात है। तो हमारे चारों तरफ जो ये इन्होंने पेन क्रिएट किया है, और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि नेपाल हिंदू राष्ट्र की तरफ एक एग्जाम्पल है हमारा। सही बात है। तो हमें उसे सपोर्ट करना चाहिए। सही बात है। मतलब हमें ऐसे नहीं छोड़ देना चाहिए कि वहाँ जो हो रहा है, वहाँ अगर राज एक्चुअली उन्होंने ये देखा कि हम प्रजातंत्र में आए, तो प्रजातंत्र में आने के बाद मिला क्या? हमें कुछ नहीं मिला। सही बात। इससे बढ़िया तो राजतंत्र ही था। सही बात है। और राजतंत्र बुरा नहीं है, बस सही बात है। अभी भी अगर आप सोचोगे राजतंत्र बुरा नहीं है। सही बात है। अभी हम अपने बेटे की 10वीं क्लास की हिस्ट्री पढ़ रहे थे, तो जो फ्रांस में जो सब कुछ हुआ, ये जितने अंग्रेज बोलते हैं कि अब इंडिया में कुछ नहीं है, ये ऐसे थे वैसे थे, सब कुछ उन्हीं के यहाँ हुआ था ऐसे ही। सही बात है। 1800 में सब कुछ वही हुआ है उनके यहाँ, सब कुछ भाई वही चलिए कि मैं चला रहा था, वही सब कुछ हुआ फ्रेंच है। रेवोल्यूशन, हाँ, रशियन फ्रेंच रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन, सब लंदन देख लो, लंदन में विक्टोरिया निकल परवाह चला रहा था, सब कुछ वही हो रहा था। बस इंडिया को यहाँ बता रहे हैं कि नहीं आप तो ऐसे ही वैसे ही, सब ऐसे, हमारा पहले भी अच्छा था। तो हमें वहाँ की सरकार या कुछ भी होगी, मतलब एक ऐसा कंट्री है जहाँ वीज़ा नहीं है। मतलब भूटान है जो हमारे ऊपर काफ़ी मतलब समर्पित है, मतलब उनकी जो भाभी तो राजाशाही तो है, भूटान राजाशाही है, लेकिन आप एक चीज़ अच्छी देखिए कि हमारी उनकी कोई विदेश नीति नहीं है, ना कोई विदेश मंत्री होता है, वो इंडिया ही आर्मी और उनकी हैंडल करती है। तो अच्छी बात है ना, हमारे साथ कोई ना कोई तो है ही। तो भाई जब आप अपने साथ रखोगे तो उसके हालचाल तो पूछोगे। लेकिन मुझे जो लगा कि नेपाल में जो हुआ उसमें युवा वर्ग ने एक काम गलत तो किया कि अपनी संपत्ति को नुकसान जो डैमेज किया वो नहीं करना। बहुत सुंदर, ये गलत किया। अगर आपको चलो ठीक है कुछ जगह करनी थी, अगर संसद जलानी थी, ठीक है वहाँ तक ठीक था या नहीं था, लेकिन जो पब्लिक के होटल हुए, प्राइवेट ये हुए, ये जो नुकसान किया है ये तो बहुत गलत है। लोग मिल गए थे ना बाद में। अब हाँ, लेकिन होंगे तो वहीं के ना। इसमें मैं 2-3 चीज़ें हैं जो एक बार हम इसको कॉन्क्लूड भी साथ साथ करते हैं। तो जो नितिन जी ने अभी बात बताई इसमें नेपाल के फंक्शनिंग के अंदर कि एक तो राजतंत्र के बारे में बात बताई, तो जो राजतंत्र धर्म और नियम से बंधा हुआ हो, वो राजतंत्र उस लोकतंत्र से कई गुना ज़्यादा अच्छा है जिस लोकतंत्र में नागरिक भटके हुए हैं। आप ये सोचे दुनिया के अंदर जितने भी लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, जनता चुनेगी। अरे जनता चुनेगी, लेकिन जनता किस सिद्धांत पे चुनेगी? आपने जनता को ही बेवकूफ़ बना रखा है, जनता पढ़ नहीं रही है। एक मुर्गे और एक शराब के ऊपर अगर अपने बंदे को चुन रही है, उस लोकतंत्र का फ़ायदा क्या? ऐसे में वो राजतंत्र कई गुना ज़्यादा अच्छा है जिसमें श्री राम राज्य हमने बोला, जहाँ पर नियम क्या है, सिद्धांत क्या है। इसमें एक महाभारत की बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है। इसमें भीष्म पितामह जो थे वो बैठे हुए थे जब युधिष्ठिर और दुर्योधन में से कौन युवराज हो इसके चुनाव होना था। तो भीष्म पितामह कहते हैं धृतराष्ट्र को, भाई आप राजा हैं, आप डिसीजन लीजिए, निर्णय लीजिए कठोरता से। सेनापति कहते हैं उनके कि अगर आपने युधिष्ठिर को बनाया, अगर आपने दुर्योधन को युवराज बनाया तो नगर में विद्रोह हो जाएगा। हाँ। तो भीष्म पितामह तुरंत खड़े होकर क्या बात बताते हैं कि अगर राजा इस बात के ऊपर निर्णय अपना लेने छोड़ दे, नियम धर्म छोड़ दे कि मैं कोई निर्णय लूँगा जो धर्म अनुसार है, लेकिन विद्रोह के डर से उसको ना ले पाए, तो फिर ऐसा राजा रहने योग्य नहीं है। कठोरता से नियम, आपने जो निर्णय लेना है आप धर्म के अनुसार, सिद्धांतों के अनुसार लीजिए, विद्रोह की चिंता मत करिए, उसे हम संभाल लेंगे। जैसे तो आप ये सोचिए शक्ति कितनी अपने अंदर शक्ति धारण करने वाले भीष्म पितामह। हाँ। अब यही बात यहाँ पे लागू हो जाती है जो हम बाकी जगहों से। हमारा सरकार में विश्वास इसलिए क्योंकि सरकार नियम सिद्धांत कानून लेती है, कानून के हिसाब से चलती है। शक्ति है सरकार के पास, आप समझिए, शक्ति सरकार के पास है। वो कल को कहते हैं हमें तो कि करवाना है जी पास, हम तो करवा के मानेंगे। नियम, प्रॉपर नियम फॉलो करती है। नहीं जी पहले आप जॉइंट कमेटी बनाओ,
पूरी रिपोर्ट लेकर आओ, जबकि उनको पता है कि हम ठीक निर्णय ले रहे हैं, हम करने को चाह रहे हैं। आपने देखा ये प्रोसीजर, उन्होंने प्रॉपर कमेटी बनाई कि भाई वक्फ पे भी करनी है तो भैया पहले तुम जाके 4 महीने स्टडी करके लाओ। तो ये कहता है कि जब आप शक्तिशाली भी हो उसके बाद भी नियम कानून आप नियम से चल रहे हैं। राम मंदिर के केस में चाहते तो ये वैसे भी पास करा, लेकिन इन्होंने प्रॉपर कोर्ट की पूरी बैटल लड़ाई करी। होना तो अब भी वही है जो पहले था, अगले तो ताक में बैठे हैं। लेकिन ये इसलिए कह रहे हैं कि कल को जब दोबारा कंपैरिजन होगा तो ये नहीं बोलेंगे इनकी सरकार थी तो इन्होंने राम मंदिर बना लिया। कोर्ट से प्रॉपर बाकायदा ये डिसीजन लेकर आए हैं और ये सब कुछ है, प्रॉपर प्रक्रिया फॉलो करी है। तो ये वैनी बात है। तो ये एक चीज़ है जो सीखने लायक है कि जब आप पहले शक्ति अर्जित करिए, क्योंकि होगा तो वही जो शक्तिशाली चाहेगा। दूसरी बात जो सीखने की है वो ये कि चाहे आप कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, नियम सिद्धांत कानून इनको फॉलो करिए। फॉलो करेंगे तो आप अपनी बात को संभाले बैठे होंगे। आप ध्यान से देखिए, गडकरी जी के ऊपर करप्शन का चार्ज लग गया, मोदी के ऊपर क्यों नहीं लग रहा, योगी पे क्यों नहीं लग रहा? मेन सत्ता में है, अपने गिरेबान को इतना साफ। इसका मतलब ऐसा तो है नहीं कि सरकार के ऊपर लग नहीं सकता, कुछ गलती भूल चूक होगी माया के डर से तो लगेगा। लेकिन लगातार एक व्यक्ति 15 साल पहले 11 साल चीफ मिनिस्टर रहा, फिर 14-15 साल प्राइम मिनिस्टर रहा, एक भी करप्शन का चार्ज उसके ऊपर प्रूव नहीं हो पा रहा। तो सोचो करनी और कथनी के अंदर कितनी उन्होंने पारदर्शिता रखी है कि कलंक नहीं जा पा रहा, जबकि दिन रात टारगेट पे है। नहीं अभी हुआ है, अभी वो इथेनॉल के केस है, इथेनॉल के केस में हुआ है, उस पर हम अगली बार चर्चा करेंगे। हाँ, तो यहाँ पे क्या है, एक व्यक्ति मजबूर हो जाता है। हम सब भी हैं, कल को हम कभी नेतृत्व की भूमिका में आए, व्यक्ति को लगता ही है भाई मेरे एक सिग्नेचर में है, मेरा बेटा है, घर वाले भी दबाव बना के रखते हैं बच्चों के लिए कुछ करो। तो ये चीज़ बताती है मोदी योगी के बारे में कि इन्होंने एक बात ज़रूर है, राजनीति पे आके ये बताया है कि कैसे खुद को समर्पित करना। इनके खुद के परिवार वहाँ पे आज भी गरीब के गरीब हैं, ये वहाँ पे देख नहीं रहे। तो ये सीखने की बात है एक आम नागरिक के लिए कि कैसे अपना जीवन जी। एक आम नागरिक क्या 2 रुपए की चोरी नहीं करता, कहीं पर भी बचता है तुरंत चोरी कर लेता है। तो ऐसा जब कल को जाके नेता बनेगा तो कैसा नेता बनेगा, वैसे ही बनेगा। लेकिन हमें अपने बच्चों को ये दिखाना चाहिए, देखो इतने बड़ी पोजीशन पे होकर जब सब कुछ अपने हाथ में है तब भी गलत काम नहीं कर रहे, तो ये सीखने की बात है। और इसी वजह से सरकार के ऊपर कॉन्फिडेंस कम नहीं हो रहा, इसीलिए कामयाब हो रहे हैं, क्योंकि पब्लिक साथ में क्यों है? क्योंकि अगला अपना काम कर रहा है, अगला आपको प्रसन्न करने के लिए नहीं, अगला आपको खुश करने के लिए काम नहीं कर रहा, अगला वो कर रहा है जो अगले को करना चाहिए। तो बिहार में वोट चोरी चला, लेकिन उनकी कार्यकर्ता के अलावा पब्लिक बिल्कुल नहीं निकल के आई, क्योंकि उन्हें पता कि मेरा वोट तो है, मैं चोरी हुआ था मेरा। तो ये पब्लिक है, वो कह रहा मेरा चोरी हुआ है, मैं जिसको दे रहा हूँ। अब दूसरी बात एक और है जो सीखने को मिल रही है इसमें, एक और सीखने को बात जो हम सबको मिलती है वो ये है, जैसा आपने भाई साहब ने बताया, संस्कारों में बल होना चाहिए। संस्कार एक दिन में नहीं बनते, जो नितिन जी ने बताया। हम इस बैठक में आ रहे हैं, दुनिया सोचे इस बैठक में जाके क्या मिल रहा है, इस बैठक में आके संस्कार मिल रहा है। कैसे बात करनी है, समय के अंदर कैसे बात को पूरा करना है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। काम कब आएगा? काम वैसे आएगा जैसे राहुल गांधी और मोदी के केस में। मोदी जी जब गए गुरुद्वारे तो उन्होंने जब सिर के ऊपर कपड़ा धारण करा और जब जाके माथा टेका तो जेन्युइन लग रहे हैं, क्योंकि ये काम वो 50 बार पहले कर चुके हैं। राहुल पहन रहा है पहले जनेऊ, पहली बार पहन रहा है धोती, तो अटक रही है। अब ये बात संस्कारों में आनी चाहिए। बैठ रहे हैं तो कैसे बैठ रहे हैं पूजा में? मोदी जी 50 बार बैठ चुके तो उन्हें बैठना आता है, जिसको नहीं आता उसको नहीं आता है। एक और उदाहरण, स्टेज पर गए मोदी जी, अब वहाँ पर जो था किसी चीज़ से उन्होंने अपना टिश्यू पेपर जो था वो किसी ने यूज़ किया, दूसरे ने, नेता ने फेंक दिया, दूसरे ने फेंका। मैं पर्यावरण के लिए चिंतित हूँ, स्वच्छ भारत अभियान मैंने 2014 से लॉन्च किया हुआ है, तो मैं टिश्यू पेपर उठाऊंगा जेब में रखूँगा। राहुल गांधी पी के पानी ऐसे ही फेंक देगा क्योंकि उसने वो लॉन्च नहीं किया। तो ये क्या बताता है कि जो छोटे छोटे हम काम लेकर चल रहे हैं अपने साथ, है सुबह शाखा पे भी बैग लेके चल रहे हैं। अब हम वो अभी राकेश जी मेरे से परसों पूछे थे, आप ही पूछे थे कौन, कह रहे यार तुम सब जगह ये बैग ही लेके चल रहे हो अपने साथ। तो वो बैग जो है वो एक संस्कार उत्पन्न कर रहा है कि नहीं, कि भैया ये है सिस्टम, अपना सिस्टम साथ लेके चलो, उनको जरूरी है। और इससे बहुत बदलाव आता है। इससे सबसे ज़्यादा बदलाव तब आता है जब आप अपने बच्चों के सामने खड़े हो।
क्योंकि आपको अपने बच्चों को जवाब देना है, बच्चों को नहीं आप जबरदस्ती कर सकते, वो तो वापस जवाब दे देंगे। और हमेशा सत्य कभी छिपता नहीं है। छिपता नहीं। जैसे कि सब लोगों ने कहा कि ऐसा पाकिस्तान में कुछ भी नहीं हुआ, अब पाकिस्तान खुद ही वहाँ के बंदे बोल रहे हैं। कल ही एक आतंकवादी ने बोला है कि वहाँ पर जो 7 मई को हुआ था उसमें उनका पूरा परिवार और टुकड़े टुकड़े हो गए। तो अब बताइए जो सत्य था वो तो अपने आप निकल के आया ना बच के, चाहे कितना भी छिपाओ। ठीक है, वहाँ का एक मंत्री बोल गया कि हाँ साहब हमारे ट्रंप बहुत कोशिश कर रहे थे लेकिन ट्रंप की नहीं मानी और मोदी ने सिर्फ अब जो हुआ उनकी वजह से नहीं हुआ। समझे, हम लोग बहुत कोशिश की। तो ये है ना कि जब सत्य कभी छिपता नहीं है तो वही बात जो निकल के आया ना सब कुछ। एक और बात जो सीखने की है वो है इस समय संघ की शक्ति का आपको समझ में आना। संघ क्या कहता है, हम सब संघ में जाते हैं, लेकिन संघ बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनमें संघ उतरता है। मोदी और योगी में संघ उतरा हुआ है, उतरा हुआ, सही बात है। तो जब उतरा हुआ है तो वहाँ पे संघ की प्रखरता दिखती है। आपने ध्यान नहीं दिया जब ये मोदी जी की जब पूरी टीम 370 आर्टिकल को जब हटाने गई, सीखने की बात है, तो अमित शाह जी के हाथ में जो एक फाइल थी उस फाइल की फ़ोटो आ गई। अब उस फाइल के पेज की फ़ोटो में क्या था, कौन व्यक्ति कितने मिनट पे खड़ा होकर संसद में क्या चीज़ बोलेगा और क्या बोलने कितनी देर में है, ये एक एक टाइमिंग के साथ लिखी हुई है। ये कहाँ से सीखा उन्होंने, ये संघ सिखाता है। अभी बोल रहे थे ना हम कार्यक्रम, ठीक 9 बजे शुरू होगा, 9 से 9:05 के बीच में वेद प्रकाश जी ये कार्य करेंगे, 9:10 वो अभी तक संसद तक में पार्लियामेंट तक के अंदर होता है, अमित शाह उसको एप्लीकेबल करवा रहे हैं। तभी ये 370 को हटाना, आपको लग रहा है कि ये हटाना इतना आसान कुछ नहीं, रणनीति बनाने की बात। ये जो 6 लोग बैठे हैं, अगर ये कब से कर रहे हैं, अब हम 6 बैठे हैं, हमारे लिए टास्क क्या है, हमने एक टास्क लिया भाई ये समिति ग्रुप है, इसकी गुणवत्ता बढ़ाना, संख्या बढ़ाना, मिलकर कैसे बढ़ाएं, दिमाग चलाना, ये संस्कार एक बार अगर हम में आ गया बड़ी बड़ी चीज़ें होंगी। अब लोग इतने लोग पत्रकार लोग बहुत लगाते रहते हैं कि अब ये गैस ये होगा, लेकिन एक नई चीज निकल के आएगी, निकलती है। अब राष्ट्रपति जी की कोई सोच भी नहीं है कि मुंगी आएंगी। हाँ, अभी जो इसके जो राष्ट्रपति है राधाकृष्ण का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनना है, हाँ, तो किसी को नहीं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, हाँ, कोई मतलब सोच भी नहीं सकता था। तो अब कहने का मतलब ये है अपनी गुणवत्ता पे अपने सिद्धांतों को सीखते टीम वर्क, टीम में बंदे ऐसे होने चाहिए कि एक दूसरे पे समर्थ और लीकेज नहीं होनी। हाँ, क्योंकि उनकी जो मंत्रिमंडल है जो डिस्कस हो रहा है, जो चाहे 8-10 हो चाहे कोई भी हो, उनसे लीकेज नहीं होता है, तक कि अपने घर में भी नहीं, कोई घर में होगी तो लीकेज हो ही जाएगी। सही बात है, मतलब ये देखिएगा लीकेज कहीं नहीं हुई ना अभी तक, तो वही है वो कौन। चलिए बहुत सुंदर हो गया, आप क्या रह गया अगली बार के लिए एक बार हल्का सा तो इस हफ्ते करने योग्य क्या क्या कार्य एक बार लिख लेंगे। तो 5 बंधुओं से संपर्क पर ध्यान, जिनके पास खड़ग नहीं है वो खड़ग का तुरंत अरेंजमेंट करें, विजयदशमी के पूजन की तैयारी करना। तारीख हो गई 18, हम 25 तारीख तक वेट करेंगे। 25 तारीख तक अगर हमें वहाँ पे सामने से कर लेंगे, कोई बात नहीं, चलो आ रहे हैं, देखो उधर से नहीं आएंगे, सामने से आएंगे, बाद में कर लेंगे। 25 तारीख तक अगर हमें लंका दहन, ये जो रावण दहन है इसकी सूचना अगर हमें नहीं मिलती शाखा के माध्यम से, तो विजयदशमी पे शस्त्र पूजन का कार्यक्रम कैसे करना है ऐसा हम अरेंज खुद ही 5-6 दिन में। रावण वावण तो हम यहाँ अपने पास सामने तो संदेश वगैरह कुछ बन नहीं रहे, अभी वो अरे टाइम है ना, वो तो कितना टाइम लगेगा। अरे भैया प्रचार अच्छे से करना चाहिए। अरे साथ क्योंकि हम खाली एक रावण को लेके आ रहे हैं बस, ठीक है जी, और हम यहाँ पर उसका दहन कर दें, ये काम ठीक है जी। तो इसी से जस्ट पहले जो आप ध्यान रखना, उनकी प्लानिंग में डलवा देना कि भैया हमें आधा घंटा शस्त्र पूजन के लिए चाहिए, ठीक है। नहीं पंडित आएगा उनसे करवाने हैं प्रॉपर शस्त्र पूजन। और मेरे शास्त्री जी को उन्हीं से बात करनी, उन्हीं को हम पंडित के बारे में हम 25 तारीख के बाद अपने शस्त्र पूजन, क्योंकि हमारा कार्य शस्त्र पूजन अच्छे से हो जाए, ठीक है जी। और उस दिन हमारी खड़ग हैं, जो भी चीज़ें हैं वो अच्छे से हम धारण करेंगे, तो ऐसा अपने को प्रचार बिल्कुल ठीक है। हमने इस बार वॉलपेपर बनवाई लिया था, धीरज अग्रवाल जी उन्होंने बना दिया है, तो उसका प्रचार अच्छे से हो जाएगा, तो उसमें एडवर्टीजमेंट भी ठीक से आ जाएगी, ठीक है।
तो ये सब करने योग्य कार्य, और कोई करने योग्य कार्य? अच्छा, कुछ ऐसा जैसे कि हम इस पे वेबसाइट वगैरह बनाए या वो ठीक रहेगा या जरूरत ही नहीं। हमें यहाँ पे जो मुख्य रूप से संगठन करना है, हमारा आनंद इसी में, हमारे संगठन हमें लोकल को ही करना है। हाँ, प्रचार के लिए राकेश जी के बात है। अब जैसे ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, तो एक्चुअली हम कोशिश ये कर रहे हैं 2-2, 3-3 मिनट की उसकी क्लिप काट कर प्रचार के रूप में उपयोग करें, ताकि लोगों को समझ में आए कि बैठक किस तरह होनी चाहिए, है ना। तो इस तरह के कार्य हैं, और बाकी जो बाकी चीज़ें चल रही हैं उसके साथ में सहयोग करना है। आपके सुपुत्र जो है अभी 6 महीने बाद भी अगर आप डालोगे तो वैदिक गुरुकुल के लिए तैयार हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अगर चलने भागने लग गया है तो आप अभी भी डाल सकते अभी हैं। कहाँ से हो जाएगा? अभी तो मैंने अपने बच्चे को 1.25 साल का डाल दिया। अरे आपको तो होता क्या है, बच्चा पढ़ेगा कुछ नहीं, लेकिन उस एनवायरनमेंट में आने लग जाएगा। मतलब संडे को ले जाए, संडे को छोड़ दो, आप हर रोज भी प्ले स्कूल में डाल सकते हो, क्योंकि घर में बच्चा रहेगा, अकेला है बच्चा, तो अकेला बच्चा कैसे जाएगा? घर में होती एक्टिविटी में वो अरेंजमेंट है, नहीं तो कुछ देखें सुबह जाके अगर दोपहर में 1 साल बाद भी तो लाने ले जाने की अरेंजमेंट बनाएंगे ना, ये अभी से बना लो। उसमें ये हो जाता है कि 1-1.5 साल के बच्चे को संभालने के लिए वहाँ पे सिस्टम है। आप बच्चे को कराते हो तो एक दूसरे के साथ सीख के बहुत तेजी से नहीं, लैट्रिन बाथरूम है, सब संभाल लेते हैं, मेड है प्रॉपर, वो संभाल। कहाँ पर? वो गुरुकुल के अंदर, वही वाला गुरुकुल? हाँ, जो हमारा प्ले स्कूल, तो वहाँ अरेंजमेंट है। अगर आप 1.5 साल के बच्चे को 1.25 साल के बच्चे या 1 साल में भी चलना हो शुरू जाए, करो तो आप, हाँ, तो आप डालना शुरू करो तो दिक्कत है, उसके फायदे चलना शुरू हो गया? नहीं हुआ अभी 2 साल का चलता है बस। हाँ, नहीं हो रही, 1-1.5 साल 1.5 साल हो जाए, चलने लग जाए ना, भागने से लग जाए, हाँ, फिर भेजना, हाँ, बस ये बात है। ठीक है जी, हाँ जी, और कोई बात विषय हो गया क्लियर? हाँ जी। करवाएं जी राकेश जी, कल्याण मित्र करवाओगे? सर करवाओ, माइक ले लो। साथ में करें ना। आप पहले बोलो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। 2 बड़े कार्यक्रम है वैशाली में जो आ रहे हैं। एक तो इंदिरापुरम में भी रामलीला होनी है इस बार, इनविटेशन आया हुआ है हम लोगों के लिए। तो कौन सी वाली रामलीला होनी है? ये मकनपुर के पास में एक हो रही है बड़ी रामलीला। मक्खनपुर के पास? हाँ, तो वो बंद कर दो जी। तो